हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन लिफ्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है 8D कापा। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 8D क्या है और इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। साथ ही साथ हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि 8D क्या है। 8D को 8 डिसिप्लिन भी बोलते हैं। तो 8 डिसिप्लिन मॉडल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो आमतौर पर क्वालिटी इंजीनियर्स या अन्य प्रोफेशनल्स द्वारा एम्प्लॉयड किया जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। 8 डिसिप्लिन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि 8D किसी समस्या के रूट कॉज को खोजने, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस तैयार करने और प्रॉब्लम्स की रिकरेंस को रोकने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसे 1980 के दशक के मध्य में फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। 8D प्रोसेस स्टेप्स का पालन करके टीम्स इफेक्टिवली रूट कॉज एनालिसिस कर सकती हैं और करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस इंप्लीमेंट कर सकती हैं। तो ये 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है ये हमें कब कब अप्लाई करनी है। तो 8D आमतौर पर सेफ्टी या रेगुलेटरी इश्यूज, कस्टमर कंप्लेंट्स, वारंटी कंसर्न्स, पुअर परफॉर्मेंस या टेस्टिंग फेलियर्स, इंटरनल रिजेक्शन और वेस्ट या स्क्रैप को कम करने के दौरान आवश्यक होता है। चलिए तो अब हम समझते हैं 8D मेथोडोलॉजी की स्टेप्स क्या क्या है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है 8D यानी कि इसकी 8 स्टेप्स हैं। वो 8 स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप है एस्टैब्लिश द टीम, सेकंड वन इज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, थर्ड वन इज डेवलप एन इंटरिम कंटेनमेंट प्लान, फोर्थ इज डिटरमाइन द रूट कॉजेज, फिफ्थ इज चूज एंड वेरीफाई परमानेंट करेक्टिव एक्शंस, सिक्स्थ वन इज implement and validate corrective actions, and seventh is take preventive measures, and the final eighth is congratulate the team। तो ये 8 स्टेप्स हैं जिनको 8D मेथोडोलॉजी में शामिल किया गया है। ये 8 स्टेप्स क्या क्या हैं या इन 8 स्टेप्स में हमें क्या क्या करना होता है, हम इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है एस्टैब्लिश द टीम। इसमें हमें टीम को फॉर्म करना है। तो ये टीम कैसी होनी चाहिए। ये टीम होनी चाहिए क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमें डाइवर्स स्किल और पर्सपेक्टिव के लोग जो है वो मिलेंगे। यानी कि ऐसे लोग हमें टीम में शामिल होंगे जिनका दृष्टिकोण और उनकी स्किल्स अलग अलग हैं। तो इसकी वजह से एक क्रॉस फंक्शनल टीम तैयार होगी जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। दूसरा, हमें जब भी हम टीम फॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि टीम का जो सदस्य है या जितने जो भी सदस्य हैं वो सभी 8D स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में अपनी भूमिका को समझते हों, यानी कि उनका क्या रोल है इस टीम में वो उसको समझते हों। तो इस तरह से हमें एक क्रॉस फंक्शनल टीम फॉर्म करनी है, एस्टेब्लिश करनी है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अब इस स्टेप में हमें प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। तो प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा प्रिसाइज लैंग्वेज को यूज करें, जिससे कि क्या है, प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया जा सके। और इसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम 5W2H जैसे टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप है डेवलप एन इंटरिम कंटेनमेंट प्लान। यानी कि हमें एक इंटरिम कंटेनमेंट प्लान डेवलप करना है, जिससे कि हम प्रॉब्लम की आउटफ्लो होना या उसकी जो है रिकरेंस से बच सके। तो हमें ऐसे इमीडिएट एक्शंस लेने हैं जिससे कि प्रॉब्लम अब आगे ना जा पाए, यानी कि जो अभी प्रॉब्लम का जो रिकरेंस है या जो आउटफ्लो है वो रुक सके। उसके लिए इंटरिम एक्शंस कुछ डिसाइड करने होंगे और इन सभी एक्शंस को डॉक्यूमेंट भी करना होगा। तो ये काम है थर्ड स्टेप, डेवलप एन इंटरिम कंटेनमेंट प्लान का। चौथा स्टेप क्या है, डिटरमाइन द रूट कॉज। तो चौथे स्टेप में हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि इसके रूट कॉजेज क्या क्या हैं। तो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या है, एक
थोरो रूट कॉज एनालिसिस जो है कंडक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम कौन कौन से टूल्स या टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिशबोन डायग्राम यूज कर सकते हैं, 5 बाई एनालिसिस यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप्स के टूल्स को या टेक्निक्स को यूज करके हम जो भी प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चौथे स्टेप में हमें इन्हीं टूल्स को यूज करके उस प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें स्टेप की तरफ, जो कि है चूज एंड वेरीफाई परमानेंट करेक्टिव एक्शंस। तो चौथे स्टेप में जो हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमें 5वें स्टेप में उस पे करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। तो करेक्टिव एक्शंस लेने में हमें क्या देखना है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करें जो कि रूट कॉज से संबंधित हो, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज निकला है उसके ऊपर हमें एक्शंस डिसाइड करने हैं। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशंस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या ये जो सॉल्यूशंस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सारे सस्टेनेबल होने चाहिए, जिससे कि वो इस प्रॉब्लम की रीअकरेंस को रोक सके। तो 5वें स्टेप में क्या करना है, हमें परमानेंट करेक्टिव एक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। वो एक्शंस कैसे होने चाहिए, जो रूट कॉज से रिलेटेड हो और सस्टेनेबल हो, जिससे कि वो रीअकरेंस को प्रिवेंट कर सके। अब इसके बाद हम चलते हैं 6th स्टेप में। 6th स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट करेक्टिव एक्शंस। तो हमने 5वें स्टेप में जो करेक्टिव एक्शंस डिसाइड किए हैं उन करेक्टिव एक्शंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर, और साथ में साथ उन्हें हमें वैलिडेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उन सॉल्यूशंस का टेस्ट करना होगा कि वो प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव सॉल्यूशंस करते हैं या इफेक्टिवली रिजॉल्व करते हैं या नहीं। साथ ही साथ हमें इसकी इफेक्टिवनेस को कंफर्म करने के लिए हमें डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो हमने वेरीफाइड सॉल्यूशंस है उनको रेलेवेंट प्रोसेस में लागू करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके हम इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो सॉल्यूशंस हमने डिसाइड किए थे उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको ये कंफर्म करना है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए हमें डेटा भी कलेक्ट करना है, और उसको लॉन्ग टर्म तक ये कंफर्म करने के लॉन्ग टर्म तक के लिए हमें ये कंफर्म या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कंफर्म करने के लिए हमें क्या है, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है। चलिए हम चलते हैं 7th स्टेप पे, जो कि है टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। हमने 7वें स्टेप में क्या है, करेक्टिव एक्शंस ले लिए हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम थी उसका जो रूट कॉज था उसके ऊपर हमने एक्शंस लेके उस प्रॉब्लम को रोक दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं 7वें स्टेप। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि करेक्टिव का तो मतलब ये है कि जहां पे प्रॉब्लम आई है उसको के ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए। प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम नहीं भी आई है जिस जगह पे, या अगर उस सेम प्रोसेस कहीं और भी यूज कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या हो गया कि हमें वो एक्शंस लेने हैं जिससे कि प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सके। इससे पहले अभी तक हमने क्या किया था, प्रॉब्लम्स जो आई थी उनको करेक्टिव एक्शंस लिए थे। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है, हमें उन सॉल्यूशंस को डॉक्यूमेंट करना है, और जो अदर प्रोसेसेस हैं जहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं वहां पे भी उनको इंप्लीमेंट कराना है। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है और प्रोसेस के बारे में बताना है, और इस जो भी हमने एक्शंस लिए हैं इनको हमें डेली ऑपरेशंस में शामिल करना है। तो ये हो गया टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अब इसके बाद आते हैं 8वीं स्टेप, फाइनल स्टेप पे, जो कि है कांग्रेचुलेट द टीम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम ने जो भी अपने एफर्ट्स किए हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना है यहाँ पे। साथ ही साथ क्वालिटी और एफिशिएंसी रखने में हिड्डी मेथोडोलॉजी के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना है। तो इस तरह से हमें फाइनल स्टेप में क्या करना है कि जो टीम है उसके एफर्ट्स को उनको एक्नॉलेज करना है। तो ये 8 स्टेप्स हैं जो कि हिड्डी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी के स्टेप्स हैं। तो इस तरह मुझे आशा है कि आप तो हिड्डी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी को समझ गए होंगे। तो इस तरह आज हमने समझा है हिड्डी कापा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।